और फिक्र में आज की शुरुआत उस चेहरे से जो एक देश के प्रधानमंत्री का है। वो प्रधानमंत्री जिसने अपने खालिस्तान प्रेम की वजह से भारत और कनाडा के दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों को ताक पर रख दिया है। इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, जो कि कभी भी कनाडा में जस्ट आउट ट्रूडो भी हो सकते हैं, जिस तरीके से अनपॉपुलर है। और इन्हें भारत कनाडा रिश्तों का खलनायक कहा जा रहा है। इनका बीते 2 साल से बस एक ही राग है, एक ही आरोप है कि भारत अपने एजेंट के जरिए कनाडा में उनके नागरिकों की हत्या करा रहा है। वैसे ये वही नागरिक हैं जिन्हें दुनिया खालिस्तान का आतंकी मानती है, जिन पर भारत विरोधी खालिस्तानी एजेंडा चलाने के आरोप लगते हैं। ट्रूडो ने ही क्लीन चिट देते हुए भारत से रिश्ते बिगाड़ने पर आमादा है। और इधर के बीते 3 दिन में भी उन्होंने कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए ही भारत से विवादों की चिंगारियों को और ज्यादा भड़काने की कोशिश की है। बीते 3 दिन में उन्होंने इतना कुछ कहा है, आधारहीन आरोप लगाए हैं कि उस पर दुनिया के किसी भी देश को शायद ही यकीन हो। सबसे पहले आप इन आरोपों का 3 दिन का हिसाब किताब देख लीजिए। 13 अक्टूबर को कनाडा ने भारत को एक लेटर लिखा, जिसमें भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा और दूसरे डिप्लोमैट्स को एक केस में संदिग्ध बताया। लेकिन जब सबूत मांगे गए तो ट्रूडो एंड कंपनी में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर 14 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो खुद सामने आए और 6 भारतीय एजेंट के कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। लेकिन फिर से सबूत के नाम पर जुबान एकदम सिल गई, खामोश हो गई। 15 अक्टूबर यानी आज तो जस्टिन ट्रूडो और उनके अधिकारियों ने हद ही कर दी। इस बार उन्होंने इस केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिया। कनाडा की पुलिस ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तान समर्थकों को टारगेट कर रहा है और यह भी कह दिया है कि लॉरेंस गैंग का कनाडा में भारतीय एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। लेकिन इस दावे का भी कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया। यानी कनाडा के आरोप भी जुबानी जमा खर्च जैसे जान पड़ते हैं। भारत ने इसलिए कनाडा सरकार पर इस बार सख्त रुख अपनाया है। कनाडा से न सिर्फ अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है, बल्कि दिल्ली में कनाडा के डेप्यूटी हाई कमिश्नर समेत 6 अधिकारियों को 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक भारत छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया। भारत ट्रूडो के झूठ पर उन्हें आईना दिखाने में यहीं तक नहीं रुका। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो सरकार को कड़ा जवाब देते हुए बयान जारी किया है कि पीएम ट्रूडो के जरिए सितंबर 2023 में लगाए गए कुछ आरोपों के बाद से कनाडा सरकार ने अब तक भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किए हैं, जबकि भारत सरकार की ओर से कई बार सबूतों के लिए अनुरोध किए गए। ट्रूडो सरकार का यह लेटेस्ट आरोप भी पुराने आरोपों जैसा है, जिसके पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं है। स्पष्ट है कि जांच के बहाने कनाडा सरकार की ओर से भारत को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति बनाई गई है, जो कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को लोकल लेवल पर अगर आप लोकल पॉलिटिक्स को प्लीज करने के लिए करेंगे तो कनाडा का भी वही हाल होगा जो मालदीव्स का हुआ। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप इंटरनेशनल माहौल खराब करेंगे अपनी लोकल अपीजमेंट के लिए, तो कनाडा का भी वही हाल होगा जो मालदीव्स का हुआ। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ट्रूडो भारत विरोधी दुष्प्रचार से आखिर कौन सी राजनीतिक लाभ लेने वाली चाल चल रहे हैं। तो हमने उनकी इस चाल को डिकोड करने के लिए फिक्र की कनाडा फाइल्स को 3 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसे हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी आप कनाडा की ओर से लगाए गए झूठे आरोपों वाली ये रील देखिए, जिसमें भारत का कनाडा को करारा जवाब शामिल है। वो भारत के खिलाफ जो चार्जेस उछाल रहे हैं वो अक्यूज भारत को कर रहे हैं, जबकि उनकी प्रॉब्लम अपनी ये हो गई है कि देश के अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि आपने चाइना ने जो इंटरफेयर करा इलेक्शन में आपको जितवाने में, आपने उसमें कदम क्यों नहीं उठाए। तो ये एक तो जैसे कहते हैं ना, बरगलाने की राजनीति खेल रहे हैं ट्रूडो। खैर ये जो इसमें इस रिश्ते में जो जहर घोल दिया है ट्रूडो ने, और ये जो टॉयलेट क्लीनर है खालिस्तान वाले, जो माफिया है खालिस्तानी, इन्होंने जो जहर घोल दिया इस रिश्ते में, तो इसको तो अब काफ़ी समय लगेगा ठीक करने में। देखिए चिंताजनक बात क्या है, भारत के जितने भी ट्रस्टेड एलाइज हैं
कनाडा उनका भी एक एलाई है। और ऐसे में जस्टिन ट्रूडो ने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है, यकीन मानिए वो किसी भी फेवरेट या किसी भी ट्रस्टेड एलाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी और इंटरनेशनल इमेच्योरिटी पूरी दुनिया में जग जाहिर है। आगे देखते जाइए, इसके हम उदाहरण जो देने वाले हैं आपको, खासकर उनकी अनपॉपुलैरिटी के। यहां हम आपको एक बात और बताने वाले हैं कि ऐसा पहली बार है जब भारत सरकार ने ट्रूडो पर सीधे सीधे राजनीतिक लाभ लेने वाले गंभीर आरोप लगाए। लेकिन राजनीतिक लाभ किससे? खालिस्तानियों से। तो फिक्र की कनाडा फाइल्स का पहला चैप्टर इसी पर आधारित है, जिसका नाम है ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम। अगर आप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को करीब से जानेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि उनका पसंदीदा काम ही कुछ वर्षों से लगातार खालिस्तानी प्रेम है, और उस प्रेम में भारत विरोधी एजेंडे को हवा देना है। इसी चक्कर में उन्होंने अब नया शगुफा छोड़ा है कि कनाडा में भारतीय एजेंट्स आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद ले रहे हैं। वैसे खालिस्तान प्रेम वाले विरासत की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो के पिता पर भी खालिस्तान प्रेम के आरोप लगे थे। उस समय उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार में भारत से रिश्ते खराब करने की कोशिश की थी। इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में जरूर बताएंगे, लेकिन ट्रूडो का यह खालिस्तानी प्रेम बार बार क्यों दिखता है, तो आप इसे फिक्र की कनाडा फाइल के दूसरे चैप्टर से जान सकते हैं, जिसका नाम है बैसाखी पर ट्रूडो सरकार। कनाडा की संसद में 338 सांसद हैं, बहुमत के लिए 170 वोट जरूरी हैं, लेकिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास सिर्फ 158 सांसद हैं, यानी उनकी पार्टी बहुमत से काफी दूर है। तो सरकार कैसे बनी? अब यहां से बैसाखी वाली मजबूरी की एंट्री होती है। ट्रूडो की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लिया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह हैं। जगमीत सिंह कट्टर खालिस्तानी समर्थक, भारत विरोधी नैरेटिव चलाता है। इसी वजह से भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन कनाडा में जगमीत की पार्टी एनडीपी के कुल 24 सांसद हैं और अब तक एनडीपी के भरोसे ही ट्रूडो सरकार को बहुमत था, लेकिन पिछले महीने एनडीपी पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और बहुमत परीक्षण में ट्रूडो को दूसरी पार्टी का समर्थन मिल चुका है और ट्रूडो की सरकार इस समय भी अगर मगर के बीच झूल रही। सबसे बड़ी बात है कि अगले वर्ष अक्टूबर के महीने में कनाडा में आम चुनाव हो सकते हैं। ट्रूडो ये चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। कनाडा में 8.25 लाख सिख वोटर हैं जो किसी भी पार्टी की सरकार बनाने का दम रखते हैं। ट्रूडो चाहते हैं कि इस बार ये वोट उन्हें मिले ताकि वो इस बार बैसाखी की नहीं पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना पाए। लेकिन उनके सामने मुश्किल यह है कि कनाडा में अंदरूनी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, देश की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है, जनता बड़े पैमाने पर ट्रूडो से नाराज है और ट्रूडो इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को हवा देते रहे। इसे आप फिक्र की कनाडा फाइल के तीसरे चैप्टर से समझ सकते हैं, जिसका नाम है ट्रूडो से जनता नाराज। असल में फूड बैंक ऑफ कनाडा की ताजा रिपोर्ट कहती है कि कनाडा में 28 लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं। कनाडा में करीब 70 लाख लोगों के पास खाने पीने का संकट है। कनाडा की करीब 18% आबादी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। जनता 40% टैक्स देती है, लेकिन घर में दाल आटा तक नहीं। और सबसे बड़ी बात, ट्रूडो इन वजहों से जनता के सीधे टारगेट पर है। इसे आप उनके एक वायरल वीडियो से समझ सकते हैं। सुनिए, इस वीडियो में एक व्यक्ति ट्रूडो को गलत नीतियों के कारण कैसे उनके सामने ही कोस रहा है। देखिए, कनाडा की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां पर वैसे ही ज्यादातर लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं जाना चाहते। ये फैक्ट है। जिस तरीके से वहां पर वेदर चेंजेस होते हैं, जिस तरीके से टोपोग्राफी है, ऐसे में कनाडा ज्यादातर इंटरनेशनल लोगों को इनवाइट करती है, लेकिन संबंध खराब करने में इनका कोई पैरेलल नहीं। इसका एक एग्जाम्पल अभी आने वाले समय में हम आपको देने वाले हैं। जनता की इन्हीं नाराजगियों के कारण हाल यह है कि कनाडा में ट्रूडो की साख लगातार गिर रही है। इप्सॉस के लेटेस्ट सर्वे में पाया गया है कि कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। कनाडा में सिर्फ 26% लोग ट्रूडो को दोबारा पीएम बनते देखना चाहते हैं, जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पॉलिवेरे को 45% लोग पीएम पद पर देखना चाहते हैं। एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने कनाडा में पिछले वर्ष और इस वर्ष एक सर्वे किया।
जिसमें पता चला कि ट्रूडो को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनमें भारी गिरावट आई है। वर्ष 2023 के सर्वे में 39% लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को नापसंद किया था, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 65% पहुंच चुका है। यानी कनाडा में ट्रूडो की स्वीकृति लगातार गिर रही है और उनकी खुद की पार्टी में ट्रूडो के प्रति विद्रोह बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा और चाइना के संबंध खराब हो चुके हैं। अमेरिका भी जस्टिन ट्रूडो से बायलैटरल्स करने में कहीं ना कहीं कतराने लगा है और यूरोप से इनके संबंध पोस्ट कोविड वैसे ही अच्छे नहीं हैं। सब इनकी मेहरबानी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट जिसमें आई है और कहा गया है कि पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह पनप रहा है। उनकी अपनी पार्टी में उनके विद्रोही ये जान चुके हैं कि लिबरल पार्टी अगर ट्रूडो के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो चुनाव हार जाएगी। ट्रूडो इसी की भरपाई शायद खालिस्तान एजेंडे को हवा देकर करना चाहते हैं। इससे जुड़े 5 सबूत अब आपको दिखाते हैं। नंबर 1, जून 2017 खालसा डे परेड में शामिल हुए। नंबर 2, जनवरी 2018 भारतीय अधिकारियों की पाबंदी पर पॉलिटिक्स की। गुरुद्वारे में अधिकारियों की एंट्री पर पाबंदी लगी थी। ट्रूडो ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता दिया था। नंबर 3, वर्ष 2021 में भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की कोशिश। किसान आंदोलन के दौरान प्रोपेगेंडा चलाया था। तब ट्रूडो ने कहा था कि प्रदर्शन को नोटिस नहीं करेंगे तो लापरवाही होगी। नंबर 4, वर्ष 2023 खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर एंटी इंडिया एजेंडा चलाने की कोशिश की। खालिस्तान प्रेम की वजह से भारत पर आरोप लगाए। नंबर 5, वर्ष 2024 में खालिस्तानियों को खुश करने के लिए भारत को आंख दिखाई। जस्टिन ट्रूडो, कभी भी जस्ट आउट ट्रूडो भी हो सकते हैं, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं। वैसे एक सच ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो की रगों में खालिस्तान का जो प्रेम है विरासत बनकर दौड़ रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के पिता के ख्यालात भी भारत को लेकर ऐसे ही रहे थे। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो साल 1984 में कनाडा के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त उन पर भी तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने खालिस्तानियों को समर्थन देने का आरोप लगाया था और उस वक्त भी दोनों देशों के संबंध बिगड़े थे। कनाडा के पत्रकार टेरी मिलविस्की ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कैसे पियर ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानियों को सींचने का काम किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 1980 के दशक में अलग सिख राज की मांग को लेकर खालिस्तान आंदोलन भारत के बाहर कनाडा में भी हो रहा था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने और भारतीय लोगों को टारगेट किए जाने पर विरोध जताते हुए कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो से इसकी शिकायत की थी। लेकिन पियर ट्रूडो ने इंदिरा गांधी की बात को कुछ खास तवज्जो नहीं दी थी। बाद में इस ढील का सबसे खौफनाक अंजाम यह हुआ कि 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान में बम रखकर उसे उड़ा दिया। इसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। इस सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। बड़ी खबर, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को वायनाड में लोकसभा उपचुनाव। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए निशांत, 4 जून को जब नतीजे आए थे, राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव जीते थे और कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था जिस सीट से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे उस सीट को अपने पास रखेंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली को अपने पास रखा, वायनाड को छोड़ा। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी 25 जून को, जिस दिन ये पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस के खरगे के आवास पर मीटिंग हुई और घोषणा हुई कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, उसी दिन प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड, अमेठी, रायबरेली ये मेरे दिल का हिस्सा है, इसलिए चूंकि मैं रायबरेली से सांसद बना रहूंगा तो वायनाड में सीट छोड़ रहा हूं और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। तो तभी ये तय हो गया था 25 जून को कि प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार होंगी। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने वायनाड को लेकर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है तो औपचारिक तौर पर कांग्रेस की पार्टी की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी डेब्यू अपना उम्मीदवार के तौर पर वायनाड से करने जा रही हैं। इसकी घोषणा कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत। और फिक्र में अब देश की दूसरी खबरों का रुख करते हैं और बात यूपी के बहराइच की करते हैं, जहां सरकारी मशीनरी की भारी मौजूदगी के बीच
एक बार फिर बीती रात हिंसा की खबर आई। जानकारी के अनुसार एक गांव में आगजनी की गई। इसके बाद वहां पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। हालांकि आज दिन भर 14 अक्टूबर की हिंसा वाले क्षेत्र में हालात सामान्य रहे। हिंसाग्रस्त रहे इलाके की गलियों चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती दिखी। बम निरोधक दस्ता और पीएसी की कंपनियां सुरक्षा में मुस्तैद दिखी। एसटीएफ का दंगा निरोधक वाहन भी निगरानी में लगाया गया। उपद्रवियों ने जिन वाहनों दुकानों में आग लगाई थी उनके मलबे को हटाया गया। इस सबके बीच टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता बिपिन चौबे आज उस घर में पहुंचे जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। ये एपिसेंटर था हिंसा का। मृतक रामगोपाल मिश्रा ने जिस घर की छत पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी और जिस घर के अंदर गोली मारने के बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई थी, टीवी 9 के कैमरे पर वो लोकेशन भी आपको दिखेगी जहां छिपकर आरोपी सलमान ने रामगोपाल मिश्रा पर फायरिंग की थी, जिसका वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये घर हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का है और फायरिंग करने वाला सलमान उसका बेटा है। पहले आप बहराइच का बर्निंग फैक्टर बन चुके उस घर से संवाददाता बिपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इसके बाद खबर को आगे बढ़ाएंगे। 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से बहराइच जहां से जलने से शुरू हुआ, जिस जगह पर हिंसा हुई, जिस बाजार के जिस मकान पर हिंसा की शुरुआत हुई, टीवी 9 भारतवर्ष उसी मकान की छत पर मौजूद है। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि यहां पर लगे एक झंडे को हटाने की कोशिश की गई और यह झंडा गाड़ने की कोशिश की गई। झंडा हटाने वाला शख्स रामगोपाल मिश्रा था और उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। आरोप है कि यहीं से, इसी छत से, जहां पर आपको शीशे के बिखरे हुए टुकड़े नजर आएंगे, डंडे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे, इसी छत से रामगोपाल मिश्रा को घसीट कर नीचे ले जाया गया और इसी घर, जिस छत पर हम मौजूद हैं, इसी घर के अंदर उसकी गोली मारकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। ये सकरी से सीढ़ी है जो नीचे आती है और यहीं से एक वीडियो आपको नजर आएगा जिसमें रामगोपाल की बॉडी को लोग खींचकर यहां से ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो सीढ़ी है जो 20 सेकंड का आप वीडियो देखते हैं। इस तरफ आइए जरा सुभाष, आप देखिए, ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का वो घर है जिसका बेटा सलमान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। और ये वो पूरा इलाका है जहां पर आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल को लाकर तड़पाया गया, यहीं पर चाकू से गोदा गया और यहीं पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जो 20 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसका आड़ लेकर यहां से पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है और इसी दीवार, इसी दरवाजे की आड़ लेकर गोली चलाने का आरोप भी लगा है। रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाला सलमान अभी फरार है। एसटीएफ की 4 टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। आरोपी सलमान के नेपाल भागे जाने की खबर है, लेकिन बीती रात की हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन पर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जब दिन में एसपी से लेकर डीएम तक सड़कों पर गश्त कर रहे थे, एडीजी अमिताभ यश भी सर्विस पिस्टल के साथ दंगाइयों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तब इतनी सुरक्षा के बीच भी कैसे गांव में आगजनी की कोशिश की गई। टीवी 9 संवाददाता बिपिन चौबे ने ग्राउंड जीरो पर इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है। उनकी रिपोर्ट देखें। बहराइच में हिंसा के तीसरे दिन अब मलबे को हटाने का और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। सामने आप मार्केट की तरफ देखेंगे तो आप देखिए नगर पालिका की गाड़ियां वो उन तमाम मलबों को हटा रही है और इलाके की सफाई कर रही है जहां पर हिंसा हुई थी। और इस दौरान भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। अधिकारियों की पूरी फौज सड़क पर उतार दी गई है और ये वो मेन मार्केट है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब इन गाड़ियों को हटाने का काम शुरू है। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, ऐसी दर्जनों गाड़ियों को आग लगाया गया है और ये पूरा शोरूम ऊपर रेजिडेंशियल है और नीचे इनका कॉमर्शियल इलाका है, इसको भी आग लगाने की कोशिश की गई। पूरे मार्केट में बार बार मार्च करके ये कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य है, धीरे धीरे दुकानों को खोला जाए और इस मेन रोड को जो बंद पड़ा हुआ है यहां पर अब लोगों का आवागमन भी शुरू किया जाए। ये आश्वस्त करना चाहती हूं कि हमारे पुलिस अधिकारी की जो टीम है वो लगी हुई है और कोई भी जो अराजक तत्व है जिसने भी किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाई है उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी पीड़ित परिवार है उसे पूरी तरीके से सहायता भी दी जाएगी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। इस बीच आज मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की है।
स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ पीड़ित परिवार सीएम योगी से मिलने पहुंचा। खबर है कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए की मदद राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन के साथ परिवार के लिए घर और शौचालय की व्यवस्था का भी आश्वासन दिया गया है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी हालात सामान्य होने और दोषियों पर एक्शन की बात कर रही है, तो विपक्षी पार्टियों के नेता जो है वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। इस सब के बीच में अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने अब तक कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन 2 नए राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में पहले फेज में 43 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा 15 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 चरणों में होंगे। 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी और 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो है वायनाड और नांदेड़। वायनाड में 13 नवंबर और नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वायनाड सीट लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है और यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें वायनाड सीट से प्रत्याशी के तौर पर प्रियंका गांधी का नाम लिखा है, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद वसंत राव बलवंत राव चौहान के निधन के बाद से खाली हुई है। यह खबर है। Date of poll in Maharashtra would be 20th/11. Counting would be on 23rd/11/24. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. And date of counting would be 23rd/11, that is Saturday. अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो पंजाब की 4 सीट, उत्तराखंड की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 9, राजस्थान की 7, बिहार की 4, गुजरात की 1, सिक्किम की 2, असम की 5, मेघालय की 1, पश्चिम बंगाल की 6, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 2 सीट, केरल की 2, कर्नाटक की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इस लिस्ट में यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का जिक्र नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव का ऐलान नहीं किया है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने की वजह से अब यूपी के 9 सीटों पर ही पहले चरण में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। ऐसे में सवाल उठा कि जब 48 जगहों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं तो मिल्कीपुर में क्यों नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस पर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जिन सीटों पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उनको लेकर इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में दाखिल है, इसीलिए वहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। Bashirhat is under the election petition. There is an election petition in Bashirhat. So that is one case. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है. ठीक है? वो दे देंगे, वो 2 तो मैंने बताई दी आपको। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर में 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि फैजाबाद के मौजूदा सांसद और तब मिल्कीपुर में से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने 2022 में जिस नोटरी से लेकर शपथ पत्र दायर किया था उसका लाइसेंस कई वर्ष पहले ही खत्म हो गया था, इसीलिए उनकी सदस्यता खत्म की जाए। 2024 में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिससे ये मामला खत्म हो जाना था। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से संबंधित एक और व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके कारण चुनाव आयोग ने आज मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इस सबके बीच मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका को वापस लेने का ऐलान किया। आपने चुनाव की तारीखों को समझ लिया, जान लिया, तैयार हो जाइए वोट डालने के लिए अगर आप उन राज्यों में। अब जरा महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की तैयारियों पर चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में मोटे तौर पर 2 गठबंधन हैं। एक महायुति जो अभी सरकार चला रही है, महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट,
और एनसीपी अजीत पवार गुट। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, इसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल। इन्हीं दोनों गठबंधन में सीधी लड़ाई भी होनी है, लेकिन सवाल सीटों का है, जिस पर मुंबई से दिल्ली तक मंथन और मीटिंग का दौर जारी है। हम एक एक करके दोनों गठबंधन का सीट फॉर्मूला आपसे शेयर करने वाले हैं। पहले बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की बात करते हैं। हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि राज्य की कुल 288 सीटों में बीजेपी लगभग 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे गुट को 80, जबकि अजीत पवार गुट को 40 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटें गठबंधन के अन्य दलों को दी जा सकती हैं। सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला लगभग फाइनल भी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विदर्भ, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीटों पर ज्यादातर उम्मीदवार उतारेगी। अजीत पवार मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, जबकि शिंदे गुट का फोकस मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्र पर रहेगा। बुधवार शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। उसके बाद नामों का ऐलान भी शुरू हो जाएगा। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन की बात हो गई, तो अब कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन की ओर चलते हैं। कल सीटों को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के नेताओं ने आलाकमान को यह सलाह दी है कि हरियाणा के नतीजों को देखते हुए किसी भी तरह के टकराव और अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। शायद इसीलिए कांग्रेस की तरफ से भी सीटों पर सहमति बनाने को लेकर तेजी दिख रही है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से जो पता चला है, उसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट के बीच 220 सीटों पर सहमति बन गई है, जबकि 68 सीटों पर अभी चर्चा जारी है। जल्दी इसका फॉर्मूला भी निकाल लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अकेले 105 से 110 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि उद्धव की शिवसेना 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 70 से 75 सीटें शरद गुट को दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा बची सीटों पर समाजवादी पार्टी को एडजस्ट किया जा सकता है। अघाड़ी के तीनों दल फिलहाल 220 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बाकी बची 68 सीटों पर भी सहमति की कोशिशें जारी रहेंगी। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कल बैठक है। दिल्ली में मीटिंग कांग्रेस मुख्यालय में शाम 5 बजे होगी। अब फिक्र चेन्नई की करते हैं, जहां बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगले कुछ घंटों में एक बार फिर तमिलनाडु और पुडुचेरी के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु के 4 जिलों में कल स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। बीती रात से राज्य में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई जगह सड़कों पर पानी भरा, कई उड़ानें प्रभावित हुई। पानी भरने के बाद कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले गए। चेन्नई के एक इलाके का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने पानी भरने के डर से अपनी कारें एक फ्लाईओवर के ऊपर लाइन से पार्क कर दी। हमने चेन्नई में मुसीबत की बारिश पर 35 सेकंड की एक वीडियो रील तैयार की है, जो वहां बारिश के बाद लोगों की परेशानी दिखा रही है। have received as high as 16 centimeter rainfall. But this time we have done preparedness in advance, and placement of all the resources has been done in anticipation of this rain. The 10 teams of NDRF and SDRF have already been placed. Around 26 teams have been placed in all these 4 plus 3 coastal districts. हमें चेन्नई की वाकई में परवाह है।